हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। टूर दी फोर्थ सीरीज के डे 27 ऐसा लिखा हुआ है, मगर जब से आपने देखना शुरू करा तो डे 1 ही मान लो। क्या हो गया? तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस पेपर ये 4 है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने से पहले आप लोगों को ये कोट, बड़ी प्यारी सी कोट है कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर ज़िंदगी में दुख नहीं होंगे तो शायद सुख को कोई समझ नहीं पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए पहले उनका कमी देखनी ज़रूरी होती है। जिनको कमी पता ही नहीं होती ना, वो शायद कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते। ये आप एमिली डिकिंसन की बहुत खूबसूरत सी पोएम है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। तो ये पैराडॉक्स है मगर बिल्कुल सही है कि जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए ना, उनसे पूछो सक्सेस की कीमत क्या होती है। तो बुरे दिन से लड़कर आप अच्छे दिन को पाते हैं। एंड दैट्स विद दिस ब्यूटीफुल कोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ये ऐड है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर कुछ जानना है कि भाई एडमिशन कैसे लेना है, यो मैडम हमें अच्छी लगती हैं पढ़ाती हुई, तो हमारा मन है कि भाई हम पूरा फुल कोर्स ले लें, तो ऐप डाउनलोड कर लेना और उस पर सही जानकारी मिल जाएगी। 7895937338 पर, नहीं तो कॉल करके पूछ लेना। ये रहा। इसके बाद ये जो है ये है भाई, मुझे ये वाला बैच जो है ये वीडियो बैच है। इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी चाहिए हो, ऐप डाउनलोड कर लेना और जान लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्क फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड। Fame, if not double-faced, is double-mouthed, and with contrary blast proclaims most deeds. A. Commerce, B. Paradise regained, C. Paradise lost, D. Samson agonistus. तो जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फेम इफ नॉट डबल फेस्ड, अगर जो फेम है वो दो मुखी नहीं है तो डबल माउथड, दुधारी जरूर है। मतलब दो, जिसके जो है ना कि दुधारी तलवार जिसे कहते हैं। एंड विथ कॉन्ट्ररी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट चीट्स, कि फेम से भला होता है तो बुरा भी होता है। तो ये लाइन देखने में आपको किसकी जो है वो लग रही है? कॉमर्स की है। कॉमर्स जो कि मिल्टन का ये मास्क था, उसकी लाइन्स हैं। पैराडाइज रीगेंड जो कि मिल्टन का मिनी एपिक कहा जाता है, 4 बुक्स में है, उसकी है। या पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन का ये वर्क है, जो उनका ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ एपिक है, उनका मैग्नम ओपस है, जिसमें उन्होंने फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया। या ये सैमसन एगोनिस्टस की लाइन्स है जो कि मिल्टन का क्लोजेट ड्रामा है, मिल्टन ने उसे एक लॉन्ग पोएम कहा है। तो देखिए ये लाइंस है। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो तो आपने अगर सही गैस करा है तो ये इसका आंसर है डी, सैमसन एगोनिस्टस का ये है। सैमसन एगोनिस्टस जो कि पैराडाइज रीगेंड के साथ ही आया था। इसमें ग्रीक ट्रेजेडी को का जो सीरियसनेस है, उसको एम था मिल्टन का कि उन्हें उसको वापस लाना इंग्लिश लिटरेचर में, बट ही नेवर वांटेड टू शो दिस प्ले बिफोर द ऑडियंस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्लोजेड ड्रामा। और ये जो है ये उसी की लाइन है, फेम इफ नॉट डबल फेस। ये कहानी है सैमसन नाम के एक रेसलर की और उसके आखिरी समय की, आखिरी दिन की ये कहानी है। इसमें मिल्टन ने तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करा है, ग्रीक जो उसकी ट्रेजेडीज़ की होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। बहुत से राइटर्स ये भी, क्रिटिक्स ये मानते हैं कि इट हैज़ अ बिगनिंग, इट हैज़ एन एंड, बट इट डजंट हैव अ मिडल। ये सैमसन एगोनिस्टस के बारे में कहा जाता है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो उसके बाद एक एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुने तो मैं इसमें एडिशनल जानकारी भी देती चलती हूँ
तो अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द प्ले ऑफ शेक्सपियर विच इज नॉट डायरेक्टली रेफर्ड टू इन टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड, द टेम्पेस्ट, कोरियोलिनस, हैमलेट, किंग लियर. सबसे पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है ये एक पोयम जो कि उन्होंने एजरा पाउंड को डेडिकेट करी है और उन्हें बेटर क्राफ्ट्समैन कहा है उन्होंने. टी.एस. इलियट ने ये पोयम जो है ये वर्ल्ड वॉर से डिसइल्यूजनमेंट दिखाती हुई है. दो sometimes T.S. Eliot becomes the critic of Shakespeare, and from by heart he also liked Shakespeare very much. तो उन्होंने अपने इस जो कुछ लोगों का इनफेमस पोयम में कुछ लाइंस जो हैं वो कोट करी हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा नहीं करा. अब टेम्पेस्ट का उन्होंने इसमें दिया है. दोज वर, ये लाइन उन्होंने बोली है, दोज वर पर्ल्स. ये एरियल सॉन्ग है, दैट वर हिज आईज. फोनेशियन सेलर और उसके बारे में उसमें उन्होंने बताया है. टेम्पेस्ट में दोज वर पर्ल दैट वर हिज आईज, ये लाइन उन्होंने बोली है. और ये उसमें इन्होंने एक अल्यूजन भी दिया है कि जो उन्होंने कंपेयर किया फोनेशियन सेलर का, और ऐसे बताया जैसे भाई फर्डिनेंड का उसका डूबना जो है उसमें टेम्पेस्ट में बताया गया, वाटर से प्यूरिफिकेशन होती है, सेम यही चीज़ उन्होंने तो वेस्टलैंड में भी दिखाई है. तो टेम्पेस्ट को उन्होंने एरियल सॉन्ग और ये लाइंस जो एरियल की वो इसमें मेंशन करी है. कोरियोलिनस का भी उन्होंने इसमें मेंशन जो है वो किया है. हैमलेट को जो उन्होंने इसमें बताया है, इसमें एक सीन है गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट. वो जैसे जो ओफीलिया है जब वो आत्महत्या करने से पहले जो है बार बार गुड बाय कर रही है, सेम उसी चीज़ में उन्होंने इसको कोट किया. तो टेम्पेस्ट, कोरियोलिनस और हैमलेट, इन तीनों का जो है उन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन, इसमें रेफरेंस दिया है. किसका रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने? किंग लियर. इस प्ले का रेफरेंस उन्होंने इस द वेस्टलैंड में नहीं दिया, तो इसीलिए इसका आंसर है दैट इज किंग लियर. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द ट्रैजिक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर फॉर whom the phrase supped full of horrors is used. Macbeth, Iago, Hamlet, Lear. कि जो कौन सा ट्रैजिक कैरेक्टर है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रैजिक कैरेक्टर. ट्रैजिक कैरेक्टर इज दैट कैरेक्टर और हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी जिसकी एक वीकनेस की वजह से उसका डाउनफॉल जो है वो होता है. अब ये किसके लिए कहा गया है? मकबेथ के लिए, इयागो के लिए, हैमलेट के लिए. सब्ड फुल ऑफ हॉरर्स, ये लाइन जो कही गई है ये मकबेथ ने कही है कि आई हैव सब्ड फुल ऑफ हॉरर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता. तो मकबेथ जो कि जिसके बारे में टी.एस. इलियट ने कहा है कि दिस हैज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और आर्टिस्टिक सक्सेस जो है इसको कहा गया. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है कि वट एवर द हीरो और जो प्रोटैगनिस्ट इज थिंकिंग, द सेम फीलिंग इज द ऑडियंस इज गोइंग थ्रू विद द सेम फीलिंग. तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसमें माना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है. तो ये शेक्सपियर का आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है टी.एस. इलियट ने, इसको जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का है. मकबेथ शेक्सपियर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है, और इसको उन्होंने तब लिखा था व्हेन जेम्स फर्स्ट वाज ऑन थ्रोन. जेम्स फर्स्ट जब गद्दी पर थे तो उन्होंने ये प्ले जो है वो लिखा था. एंड ये भी है कि उन्होंने इसको इसमें गन पाउडर प्लॉट भी जो है वो उसको मेंशन किया है, और जो कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट गन पाउडर प्लॉट. तो ये सब्ड फुल ऑफ हॉरर्स जो है ये किसके लिए है? दैट इज फ्रॉम मकबेथ. मकबेथ ने ही कही है ये लाइंस. Who had used the phrase motiveless malignity for Iago?
कॉलरिज, आर्नल्ड, सैमुअल जॉनसन, टेनिसन। सबसे पहले मोटिवलेस मेलाइनिटी का जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है ये समझिए। इट मीन्स कि टू डू इविल विदाउट एनी पर्पस, to do evil without any purpose because the person is evil by heart। तो motiveless malignity का मतलब होता है कि without any reason if someone is evil or if someone wants to harm anybody without any reason, तो that is called motiveless malignity। इयागो ओथलो में इसी तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है जो बिना किसी रीजन के ही बहुत evil है। तो ये टर्म जो है मोटिवलेस मेलाइनिटी किसने दी है? कॉलरिज, आर्नल्ड, सैमुअल जॉनसन या टेनिसन। तो ये टर्म जो दी है, यस यू गेस्ड इट राइट, ये कॉलरिज ने दी है। उनके जो एनोटेटेड नोट्स ऑन शेक्सपियर, जब वो व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, और उसमें उन्होंने एक कॉपी है जिसपे उनके नोट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसमें ही उन्होंने जो है उसमें ये बहुत सारे जो है उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं उनके, कि जो शेक्सपियर के ऊपर जो उन्होंने जब अपना लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये टर्म दी है मोटिवलेस मेलाइनिटी। और इसका उनको कहना है कि ही वॉज फिंडिश, ही वॉज इविल बिकॉज ही वॉज बाय हार्ट इविल। ऐसा है कि उसके पास पर्पस नहीं था किसी को हार्म कर पहुंचाने का, वो हार्म पहुंचाना ही चाहता था। दैट इज वाई वो एक जो उसकी जो बुराई है उसकी, दैट वाज मोटिवलेस। तो ये किसने कहा है? ये कॉलरिज के द्वारा कहा गया। कॉलरिज कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? कॉलरिज बिलोंग टू रोमांटिक एज। कॉलरिज का फेमस वर्क कौन सा है? लिरिकल बैलेड्स अलोंग विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। और उन्होंने बायोग्राफी लिटरेरी जिसमें उन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की टर्म भी दी है। दैट इज जो है उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है एक इन्होंने टर्म भी दिया है। ये वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं इसमें ही बता रही हूँ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये भी आपके काम आएगा कि अगर ये टर्म कि हु कॉइन्ड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो ये भी किसके द्वारा दिया गया है? कॉलरिज के द्वारा। द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोली इज मियोसिस, सिनेक्डोकी, एनाग्नोरिसिस, इन्वर्जन। हाइपरबोली की जो ऑपोजिट है वो क्या है? हाइपरबोली का मतलब होता है टू एग्जैजरेट। किसी चीज को जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरबोली। एक छोटी सी चोट को अगर जख्म बोल दिया जाए तो दैट इज हाइपरबोली। ठीक है, आई कैन शेड रिवर्स ऑफ टीयर्स इन योर एब्सेंस, आई विल शेड रिवर्स ऑफ टीयर्स। तो भाई तुम्हारी याद में जो है हम रो रो के नदी बहा देंगे, तो दैट इज हाइपरबोले। अब उसका जो वो होगा, ऑपोजिट होगा, वो क्या होगा? पहले मैं आपको इन टर्म्स के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट टर्म इज मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है, ग्रीक टर्म है, इसका जो ये टर्म है ग्रीक टर्म से लिया, ग्रीक टर्म है, और इसका जो मतलब होता है लेसनिंग। इसका मतलब है लेसनिंग, कम करके बताना। अब इसको मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक रोमियो एंड जूलियट में है कि जब किसी की चोट लगती है तो कहता है व्हाट हैपेंड? नथिंग, इट्स अ स्क्रैच। अ स्क्रैच मतलब एक बहुत गहरे जख्म को, अरे कुछ नहीं जख्म, बस एक खरोच है, खरोच। तो लेसनिंग ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत कम करके बताना। तो हाइपरबोली का मतलब होता है एग्जैजरेट करके बताना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? दैट इज मियोसिस। तो इसका आंसर तो आपके पास आ गया है कि इसका आंसर है मियोसिस। लेकिन अब देखिए सिनेक्डोकी, मैंने आंसर तो इसका बता दिया। सिनेक्डोकी का मतलब होता है पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट, यानी कि पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट, और होल फॉर पार्ट, यानी कि एक छोटी सी चीज से एक पूरे संपूर्ण चीज को बताना। जैसे मोर हैंड्स मोर वर्क, तो सिर्फ हाथ से पूरे ह्यूमन बॉडी को, दैट सिनेक्डोकी। नाउ एनाग्नोसिस वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स।
इन्वर्जन मैं बता देती हूँ, ये एनाग्नोरिसिस तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता रखा है। तो इन्वर्जन जो है इसका, इन्वर्जन भी वैसे मैंने कई बार बता रखा है, वर्ड ऑर्डर को चेंज करना जो होता है दैट इज इन्वर्जन। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है, दैट इज म्यूसिस। हाइपरबोली एग्जैजरेट, उसको लेसन करके, ग्रीक टर्म है लेसन, कम करके बताना, दैट इज म्यूसिस। ठीक है जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the books in which Milton has presented the action of the fall of man in two stages: book 1 and 3rd, book 4th and 8th, book 3rd and 9th, book 4th and 9th। तो हम let's discuss कि what is the meaning of the fall of man। fall of man का मतलब है कि अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पोएम जो है वो पढ़ी है, एपिक पढ़ा है, तो उसमें जो उन्होंने बताया है कि when ह्यूमन जो एडम और ईव हैं, when they eat the fruit of that forbidden tree and they get the knowledge that was prohibited for them earlier, तो वो जो है उसको फॉल कहते हैं, कि वो फॉल ऑफ मैन, इंसान का पतन, फिर वो दुख का आना, मृत्यु का आना और सारी परेशानियों का शुरू होना। तो ये जो है फॉर द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड दैट द टेस्ट ऑफ दैट मोर्टल फ्रूट, तो वो जो है ये लाइंस मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कही है। तो ये कौन से में, कौन दो बुक्स में, एक्चुअली लोग कहते हैं भी कि सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9th में ही जो है वो फॉल को दिखाया गया, नहीं। व्हेन सैटर्न ट्राइज टू जो है कन्विंस ईव कि दिस गॉड कि व्हेन सैटर्न ट्राइज टू कन्विंस ईव दैट यू शुड ईट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री एंड शी समहाउ गेट्स कन्विंस्ड, तो वो भी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉल। तो दो बुक्स में जो है फॉल जो है वो दिखाया गया है, पहला है बुक 4th एंड द नेक्स्ट वन इज बुक 9th। तो फॉल जो है वो बुक 4th एंड बुक 9th। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन हैज यूज्ड अ फ्रेज डार्कनेस विजिबल which is an example of transposition, hyperbole, oxymoron या periphrasis। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, टू चेंज द पोजीशन। जैसे किसी ड्रामा का जो है, नॉवल का ड्रामा में चेंज हो जाना, नॉवल चेंजेस इनटू ड्रामा, तो ये ट्रांसपोजिशन हो गया, पोजीशन चेंज कर दी। तो या किसी को भाई अब्रिस्ट कर देना, कट कर देना, कुछ उसमें चेंजेस कर देना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। चेंज ऑफ पोजीशन, बेसिकली ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। ये जो होता है ये है आपका, दैट इज ट्रांसपोजिशन। हाइपरबोली मैंने अभी आपको बताया था कि टू एग्जैजरेट समथिंग, ठीक है। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड के साथ उसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो रखा जाता है, जैसे ओपन सीक्रेट। तो ये जो है टू भाई दो वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उनको रख के एक इफेक्ट के लिए जो रखा जाता है, उसे एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, तो उसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं। उसके बाद आता है पेरीफ्रेजेस। पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है सीधा ना कहना, टू टेल इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टेल इन अ राउंड अबाउट मैनर इज कॉल्ड पेरीफ्रेजेस। किसी भी बात को सीधा ना कहना, घुमा फिरा के कहना, दैट इज पेरीफ्रेजेस, सीधा ना कहना। तो ट्रांसपोजिशन, इसका डार्कनेस विजिबल में इनमें से अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ट्रांसपोजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का मतलब टू चेंज इन पोजीशन। हाइपरबोली एग्जैजरेट है, डार्कनेस अंधेरा, विजिबल दृश्य, तो अंधेरे में तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो दो ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हुआ ऑक्सीमोरोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, once a Victorian poet speaks about Shakespeare, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I identify the poet. Matthew Arnold, Tennyson, Robert Browning, none of these। ये सारे तीनों पोएट्स जो हैं वो विक्टोरियन एज के हैं।
विक्टोरियन एज किस चीज के लिए जानी जाती है? विक्टोरियन एज जानी जाती है अपने कंजर्वेटिज्म के लिए. विक्टोरियन एज विच वॉज फेमस फॉर इस विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. विक्टोरियन एज के विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को किसने अपनी पोएम्स में रिप्रेजेंट करा? एंड दैट इज नन अदर देन टेनिसन. टेनिसन इज नोन फॉर हिज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. टेनिसन की जो पोएम्स थी दैट वाज लाइक्ड बाय द क्वीन. और टेनिसन जो हैं उनका ये मानना, ही वॉज द पोएट लॉरिएट, ठीक है, वो पोएट लॉरिएट थे और वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे. ये जो लाइन है कि जिन्होंने कहा है कि शेक्सपियर के बाद और कोई इंग्लिश का मास्टर नहीं है मेरे अलावा, और ये किसने कहा, ये कोट जो दी है, इट इज गिवन बाय द पोएट लॉरिएट, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, एंड दैट इज नन अदर देन मिस्टर टेनिसन. तो ये दी है टेनिसन ने कोट. ठीक है जी. चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन मिल्टन. यहां पर आपसे केवल मिल्टन पोएम के बारे में पूछा गया है. वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, हॉपकिंस या पीबी शेले. यहां पोएम पूछी, ये मिल्टन पूछा गया, सोनेट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ये मिल्टन पूछा. तो यहां पर ये मिल्टन जो पोएम है ये एक प्रोफेटिक पोएम है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के राइटर थे, एल्डर रोमांटिक थे ये, और ये दोनों जो हैं ये रोमांटिक एज के एल्डर रोमांटिक्स कहलाते हैं. एल्डर रोमांटिक्स वो थे जिन्हें कहा जाता है कि ये दे ब्रॉट द चेंज इन सोसाइटी. यही चेंज जो है वो रोमांटिक एज में, मतलब रोमांटिक एज लाने का श्रेय जो है वो इनको जाता है. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बुक विच इज कॉल्ड the book which is called that book brought revolution in poetry, and it is none other than lyrical ballads. वो किसके द्वारा लिखी हुई है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा और कॉलरिज के द्वारा. खैर ये एल्डर रोमांटिक्स भी कहलाते हैं. और ये मिल्टन पोएम किसने लिखी? आप लोगों ने पढ़ा कि भी मिल्टन पे सोनेट या मिल्टन पे पोएम जो है वो अलग अलग उन्होंने लिखी है, मगर ये मिल्टन लिखा है. दैट्स अ प्रोफेटिक पोएम. ये प्रोफेटिक पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा, जिन्हें पेंटर पोएट भी कहा जाता है. विलियम ब्लेक जिन्होंने ये ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन. इन्होंने तो खुद को ये कहा था कि पोइटिकल सन ऑफ, मतलब अपने आप को ये कहते थे कि अपने आप को खुद ही इन्होंने कहा था कि पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन जो है, ये कहते थे खुद को, मतलब इन्होंने अपने आप को कहा था कि पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन. द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में इन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी ये कहा है कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. और ये जो प्रोफेटिक पोएम है मिल्टन, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी हुई. ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. Wordsworth writes, thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hast a voice whose sound was like a sea. Identify the writer for whom the word thy has been used. Keats, Milton, Shakespeare, Pope. Thy soul, तुम्हारी सोल जो है वो स्टार जैसी है और अब अलग रहती है, और तुम्हारी आवाज समुद्र जैसी है. किसके लिए कहा गया है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ने कहा है. अपने एक सोनेट है उनका, लंदन 1802. ये एक सोनेट है लंदन, 1802, और इसमें इन्होंने ये लाइंस जो हैं वो कही हैं. तो किसके लिए कही हैं? भाई ऐसा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जॉन मिल्टन को, और उन्होंने ये लाइंस जॉन मिल्टन के लिए ही कही है. तो ये लाइंस हैं जॉन मिल्टन के, और किसमें है? लंदन 1802. Now the next question is, when Lady Macbeth says unsex me she calls, तो यहां पर किस क्यों बुला रही है? बैड स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स, गॉड, नन ऑफ दीज. पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि अनसेक्स मी ये एक्ट 1 में, ये एक्ट 1 में है, एक्ट फर्स्ट में, एक्ट 1 में नहीं, एक्ट फर्स्ट में है. और ये
ये जो बोला है लेडी मकबेथ ने, ये क्यों कहा है टू टेक अवे द वीकनेस जस्ट बीइंग एन फीमेल, कि ये लेडी मकबेथ जो है कह रहे कि जब व्हेन शी वांट्स टू फुलफिल भी अपने अपने एम्बिशन को फुलफिल करना चाहती है, और उसको लेडी मकबेथ को ये लगता है कि मकबेथ इज़ टू फुल ऑफ ह्यूमन मिल्क, कि वो इतना काइंड हार्टेड है कि ही वोंट बी एबल टू किल डंकन, तो वो बैड स्पिरिट्स को इन्वोक जो है वो करती है। और अनसेक्स मी का यहाँ मतलब यहाँ ये है कि जो फेमिनिन क्वालिटी है, आप इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें लेडी मकबेथ जो है वो कह रही है कि टू टेक अवे द वीकनेस ऑफ बीइंग अ वुमन, एक औरत होने की, एक फेमिनिन कैरेक्टर होने की, एक कोमलता, और जो एक औरत जो है वो जानी जाती है कोमलता, कोमल दिल के लिए, भावनाओं के लिए। तो हियर लेडी मकबेथ इज मतलब हियर लेडी मकबेथ इज सेइंग कि अनसेक्स मी का यहाँ मतलब ये है कि टू टेक अवे दैट वीकनेस, वो वीकनेस विच इज एसोसिएटेड विद विमेन, वो औरतों के साथ जो वीकनेस जुड़ी हुई है उसको हटा दे। तो ये लेडी मकबेथ किससे कह रही है? बैड स्पिरिट से। तो शी इज सेइंग वो किसको इन्वोक कर रही है? जो कॉल किसको कर रही है? बैड स्पिरिट्स को। Identify the poet who has written a poem entitled The Idiot Boy. Coleridge, Robert Browning, Wordsworth, Thomas Gray. Idiot Boy जो पोयम है, ये इट्स अ लिरिक, ये एक लिरिक है। किसके द्वारा है? दैट इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये 1800 में, जिसमें प्रीफेस ऐड हुआ था, 1800 में लिरिकल बैलेड्स में ये आया था, 1800 में लिरिकल बैलेड्स में। और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपना पर्पस बताया है वो ये बताया है कि उसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं द मैटरनल पैशन थ्रू मैनी ऑफ इट्स मोर सटल वाइंडिंग, द मैटरनल पैशन थ्रू मैनी ऑफ इट्स मोर सटल वाइंडिंग। 1800 में लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि ये पोयम एक तरीके से फॉइल के रूप में दिखाई गई है द मैड मदर और थॉर्न के, मैड मदर और थॉर्न के फॉइल के रूप में। मतलब आपने अगर वो पोयम भी देखी होंगी द मैड मदर और थॉर्न, तो ये जो पोयम है ये दैट इज द इडियट बॉय, इट्स अ फॉयल टू दीज पोएम्स, जिसमें बेटी फॉय जो है वो दिखाई है। इसमें एक इडियट बॉय में एक कैरेक्टर दिखाया है बेटी फॉय, जो अपने बेटे जो कि एक मानसिक रूप से चैलेंज बच्चा है, उसको किस तरीके से उसकी देखभाल करती है, ये कैरेक्टर इसमें दिखाया। तो ये जो पोयम है लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, 1800 में लिरिकल बैलेड्स में आई थी। इसका मैंने आपको ये बताया कि वर्ड्सवर्थ रिमार्क्ड अबाउट दिस, एंड दिस पोयम इज अ फॉयल टू द मैड मदर एंड द पोयम थॉर्न। Identify the work in which Shakespeare has developed the concept of star-crossed lovers. ये स्टार क्रॉस लवर्स का पहले मीनिंग समझिए। स्टार क्रॉस लवर्स का मतलब होता है, इसका मीनिंग है इल फेटेड लवर्स, दैट इज इल फेटेड लवर्स। अब ये इल फेटेड लवर्स का क्या मतलब हुआ? एक इल फेटेड लवर्स मतलब जिनका साथ सितारे भी ना दें, जिनका जो है जिनके भाग्य जो है साथ ना दे, इनको कहा जाता है स्टार क्रॉस्ड लवर। और ये स्टार क्रॉस लवर्स हमारे कौन हैं? ये है भाई जूलियस सीजर में तो नहीं है, स्टार क्रॉस लवर्स ही नहीं है, दैट्स अ रोमन प्ले, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, दे आर नॉट स्टार क्रॉस लवर्स, एंड रोमियो एंड जूलियट दे आर स्टार क्रॉस लवर्स, बिकॉज ये जो ट्रेजेडी है ये भी सर्कमस्टांसेस की है। और इसमें बहुत मतलब एक जो रोमियो एंड जूलियट को दिखाया गया, टीनेज लवर्स हैं, और दुश्मनी भी जो है वो प्यार भी हुआ तो दुश्मन की बेटी से और दुश्मन के बेटे से। दैट इज़ वाई ये शुरू में ही कहा गया एक सोनेट में, जो कोरस के द्वारा कहा जाता है कि ए स्टार क्रॉस लवर हैज टेकन बर्थ। तो भाई ये जो है ये कहा गया है रोमियो एंड जूलियट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्लॉग इज द पार्ट ऑफ। एक्लॉग्स क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस इट
कि एक्लॉग्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूं। देखिए, एक्लॉग्स जो होते हैं ये पेस्टोरल डायलॉग्स होते हैं, दे आर पेस्टोरल डायलॉग। और ये जो है सब, ये भी इनके बारे में, फर्स्ट अपीयर्ड in the Idylls of the Greek poet थियोक्रिटस के उसमें हुए थे। अब ये किससे संबंधित है? पेस्टोरल डायलॉग। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें शेफर्ड्स जो हैं वो आपस में बैठकर जो है वो एक्लॉग्स जो होते हैं कि पेस्टोरल पृष्ठभूमि पर आधारित छोटे छोटे सॉन्ग्स जो हैं वो होते हैं, पेस्टोरल डायलॉग होते हैं, यानी कि शेफर्ड्स जो उस पर बताते हैं। तो अब आप ये देखिए, एक्लॉग किसका पार्ट हुए? सोनेट, लिरिक, ये हुए पेस्टोरल पोइट्री। और पेस्टोरल पोइट्री का क्या मतलब होता है? पेस्टोरल पोइट्री का मतलब होता है कि विच इज रिलेटेड टू शेफर्ड्स और रूरल लाइफ, उनसे संबंधित होते हैं। तो एक्लॉग सबसे पहले आए किस में थे? जो ग्रीक पोएट थे थियोक्रिटस, उनके आइडल्स में ये सबसे पहले पेस्टोरल एक्लॉग्स जो हैं वो आए थे। ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, ये तो ऑल फॉर लव जिसमें कहानी जो है वो किसकी है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की। तो ऑल फॉर लव लिखा, ये बेस्ड है एंटनी, शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है। इसके लिए मैं आपको समय नहीं दिया, मगर क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था तो मैंने सोचा चलिए। हु कॉल्ड हिज नॉवल कॉमिक एपिक इन प्रोज? हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, स्मॉलेट, स्टर्न। कॉमिक एपिक इन प्रोज का मतलब होता है अ फेबल या एक स्टोरी विच इज नॉट दैट सीरियस, जो इतनी सीरियस नहीं है। कॉमिक एपिक इन प्रोज जो है वो किसने कहा है? ये कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है, दैट इज बाय हेनरी फील्डिंग। और उन्होंने किसे कहा है? टॉम जोन्स को, जो उनका नॉवल है टॉम जोन्स, उसके लिए उन्होंने ये टर्म यूज करी है, कॉमिक एपिक इन प्रोज। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1787, 86, 89, 98, तो आप लोग इसके ऑप्शंस देखिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन लुई 16 के राज में पीपल वर सप्रेस्ड, दे वर सप्रेस्ड एज वेल एज डिप्रेस्ड एंड वर सो एजिटेटेड दैट दे रिवोल्टेड अगेंस्ट लुई 16। लुई 16 के अगेंस्ट जो है लोग, वो भाई जब किसी की एक जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थे, तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक रिवोल्ट किया, वो रिवोल्ट कहलाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन जो आया, इसका मूल जो नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो उन्हें लगा था कि अगर हम ही में से चुन के लोग जाएंगे तो जो है हमें वो अधिकार मिलेंगे। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ये केवल जो है वो ये जो है कि ये it did not confine only to, it did not remain only to the France। ये इसके जो जर्म्स थे, इसका जो इफेक्ट था वो और कंट्रीज पे भी देखने को मिला। स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इवन 1798 में लिरिकल बैलेड्स को यही कहा जाता है कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन था ये भी, जो लिरिकल बैलेड्स आया था ये भी एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल वर्ल्ड। तो ये हुआ 1789 में आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now the next question is, what was, ये तो मैंने अभी बता दिया, what was the slogan of the French Revolution? Liberty, equality and honesty, liberty, equality and truth, liberty, equality and fraternity। ये था इसका फ्रीडम, कि सभी को आज़ादी, एक बराबर हो और भाईचारा हो। That was the slogan of French Revolution। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवल इज, नॉवल जो है वैसे तो नॉवेला से लिया गया है और न्यू थिंग,
लेकिन सबसे पुराने तरीके के नॉवेल्स कौन से होते हैं, एक एक करके नॉवेल्स के बारे में जानते हैं। पिकारो, पिकारस का जो नॉवल है, पिकारो मीन्स स्पेनिश वर्ड द स्टोरी ऑफ अ राग। गोथिक नॉवेल्स, कैसल ऑफ ओट्रांटो, जो कि अगर आपने द कैसल ऑफ ओट्रांटो हॉरिस वॉलपोल का है। और इसमें जो गोथिक फिक्शन होता था, सुपरनैचुरल और मेडिवल एज के जो नॉवेल्स होते थे उनके बारे में लिखा जाता था गोथिक फिक्शन। रीजनल नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो रीजनल नॉवेल्स जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में लिखते थे, जैसे हार्डी का है वेसेक्स और आर के नारायण का है मालगुडी, तो जो किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में लिखते। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जिनमें जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती थी। और ये जो है नॉवल जो है, अगर आपने इसमें देखा हो कि जो भाई अगर जो भी इनके मिसेस डैलोवे है, तो ये जो नॉवल साइकोलॉजी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स हैं या जेम्स चॉइस के नॉवेल्स हैं, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स कहलाते हैं। अब लेकिन ये पूछा कि ये मॉडर्न एज के हैं, ये गोथिक नॉवेल्स हैं, रीजनल नॉवल गोथिक नॉवल, तो भाई ये पूछा गया अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल कौन सा है। तो सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल के बारे में आपको बताओ कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है पिकारेस्क नॉवल। ठीक है, जैसे इसमें जो नैश का नॉवल है, नैश का वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इसे पहला पिकारेस्क नॉवल जो है, मतलब इसको वो मिली है, पहला इंग्लिश पिकारेस्क नॉवल जो है इसे माना जाता है। और द पिकारो स्पेनिश विद द स्टोरी ऑफ अ रग, और ये जो है नैश का जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, ये इंग्लिश में, आप नैश आपको पता है कि ये कौन सी 16th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, तो नॉवल जो है उसके काफ़ी बाद में आए, लेकिन तब भी नॉवल का जो सबसे पुराना, जो चाहे वो नॉवल फॉर्म में लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पिकारेस्क नॉवल, तो इसी को माना जाता है कि पिकारेस्क नॉवल जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, Who said poetry is not, ये is है, poetry is not a turning loose of emotion, it is an escape from emotion, it is not the expression of personality but an escape from personality। तो किसने कहा है कि पोइट्री जो है वो, वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ। आप इसको ये मत सोचिएगा कि उस लाइन को पढ़ते ही विलियम WW लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, T.S. इलियट, ऑर्डन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, जबकि इसमें कहा गया है कि पोइट्री कोई टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है कि एकदम से आपके मन में कुछ आया और आपने लिख दिया। ये तो एस्केप फ्रॉम इमोशन है, आप इमोशन से बचते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को नहीं बताता है, बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता ही नहीं है। तो ये किसने कहा है? ये मॉडर्न पोएट T.S. इलियट के द्वारा कहा गया है। दिस इज अ कोट फ्रॉम कोट बाय T.S. इलियट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय विच इटालियन ऑथर? बैंडलो, वर्जिल, जॉन स्टो, H.B. स्टो। रोमियो एंड जूलियट जो है ये बेसिकली जो आधारिक है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, ये एक देखिए ये एक पोयम है, द ट्रेजिकल, ये स्पेलिंग इसकी अलग है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। और ये जो है ये किसने कही है? ये है आर्थर ब्रुक, ये आर्थर ब्रुक की पोयम है। ये इसका सोर्स है, इमीडिएट सोर्स है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, आर्थर ब्रुक की पोयम है, ये इसका इमीडिएट सोर्स है। ये जो पोयम है इट इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ एन इटालियन राइटर बैंडलो। बैंडलो के जो बैंडलो थे इटालियन राइटर, उनकी स्टोरी का फ्रेंच ट्रांसलेशन पर ये पोयम जो है वो बेस्ड है, और यही पोयम जो है इट इज द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, आर्थर ब्रुक की पोयम है। अफेक्टिव फैलेसी मीन्स, अफेक्टिव फैलेसी के बारे में पहले मैं समझाऊं आपको। ये टर्म जो है विंसेंट एंड बियर्डस्ले ने दिया था, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विंसेंट एंड बियर्डस्ले।
अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है कि इफ यू जज अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर, ये इट्स एन एरर इन इवेल्युएशन। ये एक अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है एक एरर, इवेल्युएशन में एक एरर, कि आप किसी पोएम को अच्छे या बुरे की कैटेगरी में तब रखते हैं जब आप ये देखते हैं कि रीडर के ऊपर उसका क्या इमोशनल इफेक्ट हुआ। तो दिस इज नोन एज अफेक्टिव फैलेसी। ये टर्म किसने दिया था? विंसेंट एंड बियर्ड्सले ने दिया था। और इसका मतलब ये कहता है एरर इन इवेल्युएशन। ऑब्वियसली अगर कोई पोएम अपनी फॉर्म कंटेंट को फॉलो कर रही है तो इट शुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गुड पोएम्स, बट इफ दिस पोएम इज अनेबल टू क्रिएट दैट इमोशनल इफेक्ट फॉर विच इट वॉज रिटन, तो ये मान लिया जाए कि ये पोएम जो है वो उस लायक नहीं है कि किसी व्यक्ति में वो इमोशंस जो है वो उत्पन्न कर सके। तो इसलिए ये पोएम जो है वो अच्छी की कैटेगरी, गुड पोएम्स की कैटेगरी में नहीं आती। ये अफेक्टिव फैलेसी है। अफेक्टिव फैलेसी फिर एक बार से बता रही हूँ कि ये एक एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम, एक पोएम को इवैल्यूएट करते समय ये एक एरर है। जब बेसिकली वो एरर कि एक पोएम किसी रीडर पे क्या इफेक्ट डाल रही है, किस तरीके का इमोशनल इफेक्ट डाल रही है, उस हिसाब से किसी पोएम को जज करना, तो इसको कहा जाता है अफेक्टिव फैलेसी। तो द आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एलिनेशन इफेक्ट मींस डीफेमिलियराइजेशन, फेमिलियराइजेशन, पर्सनालिटी, सब्जेक्टिविटी। एलिनेशन जो वर्ड है, इसका जो ये टर्म है एलिनेशन इफेक्ट, ये टर्म जो दिया है ये बर्टोल्ट ब्रेट के द्वारा दिया गया है। इनका एक ऐसे है एलिनेशन इफेक्ट ऑन चाइनीज एक्टिंग, और उसमें उन्होंने ये टर्म दिया है। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊं एलिनेशन इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। एलिनेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब ऑडियंस किसी वर्क ऑफ आर्ट को देख रहे हैं, किसी ड्रामा को देख रहे हैं, तो वो खुद ही उस चीज को डिनाई कर दें कि जो सामने हो रहा है वो सच नहीं है, बजाय इसके कि कैरेक्टर्स के साथ जो है वो जुड़ जाएं। डिस्टेंसिंग को बोला जाता है एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट इज डिस्टेंसिंग को बोला जाता है, दैट इज डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग को जो है वो बोला जाता है, कितनी गंदी राइटिंग हो रही है मेरी इस समय। डिस्टेंसिंग को बोला जाता है दैट इज एलिनेशन इफेक्ट, कि जब ऑडियंस खुद ही ये मानने कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है दैट इज आर्टिफिशियल, और वो उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं, और ये कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एलिनेशन इफेक्ट। द टर्म वाज गिवन बाय बर्टोल्ट ब्रेट, और ये अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका आंसर है डीफेमिलियराइजेशन, दैट इज डीफेमिलियराइजेशन। Now the next question is fable refers to एपिलोग, प्रोलोग, एप्लॉग, मोनोलॉग। फेबल का मतलब होता है कि जिसमें जो एनिमल्स एज अ कैरेक्टर होते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो कोई मॉरल जो है कहानी में बताते हैं, तो एनिमल्स जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स कैरेक्टर। तो इसके लिए कौन सा है इसका आंसर? दैट इज फेबल के साथ एप्लॉग है, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। एपिलोग, प्रोलोग, प्रोलोग होता है कि जो किसी प्ले के जस्ट पहले जो बोला जाता है वो प्रोलोग होता है। द कोरस बोलता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द प्ले। और एपिलोग जब कोई भी कैरेक्टर जो है वो लास्ट में डायलॉग जो है वो बोलता है, और जैसे टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पिरो जो है वो एपिलोग बोलता है, तो इट वाज कॉल्ड कि जैसे शेक्सपियर अपने जाने की अनुमति ले रहे थे, दैट इज वाई टेम्पेस्ट को ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। मोनोलॉग जब एक ही व्यक्ति डायलॉग बोलता रहता है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि ड्रामा के मतलब ड्रामेटिक क्वालिटीज होती हैं मोनोलॉग में, तो फेबल रेफर्स टू एपिलॉग। आज मैं इतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सेशन जो है मैंने एक एक जितने ऑप्शंस थे वो भी आपको इसमें समझाए हैं, दैट इज वाई क्वेश्चंस 24 हुए, मगर उन ऑप्शंस के साथ ऑब्वियसली आपको मैंने एडिशनल जानकारी देने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल।